हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 इसका लाया है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 पहले हम कर चुके हैं। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देखकर पहले इसके पार्ट 1 को अच्छे से कर ले। तो शुरू करते हैं आज हम नंबर 2 पार्ट। ओके, तो मैंने कहा सभी 12th क्लास के बच्चे ध्यान रखें, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं, तो प्रिपरेशन को अच्छे से करें, अच्छे से सभी वीडियोस को देखें और अपनी एनसीईआरटी को भी एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ें। ध्यान से दें, सभी पोर्शन को अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं में से बनने हैं। अगर आपने सारा वीडियो ढंग से देखा है तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे 1 नंबर का हो, 3 नंबर का, 8 नंबर का, आपके 100% नंबर आ सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरत है ध्यान देने की, तो सभी बच्चे ध्यान दें और कंपटीशन वाले बच्चे भी ध्यान से देखें, क्योंकि आपके लिए ये चैप्टर मुग़ल दरबार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम्स में मुग़ल दरबार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप दिल्ली पुलिस का या एसएससी का सीएचएसएल, सीजीएल या यूपीएससी तक का पेपर दें, ये चैप्टर सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। मैंने कहा पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 9। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कहा इसमें हमें 16 से 17 सेंचुरी के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर का नाम पहले था शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, और इसका नाम इस साल बदल कर दिया है द मुगल कोर्ट, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। ठीक है, मुगल दरबार, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज मतलब इतिहास का पुनर्निर्माण, थ्रू क्रॉनिकल्स इतिवृत्त के सहारे। मैंने कहा ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले पार्ट में। मुगल शासक और उनका साम्राज्य हमने पढ़ा, इतिवृत्तों की रचना के बारे में जाना, भाषा कैसे पहले तुर्की थी और बाद में फारसी हुई, पांडुलिपियां क्या हैं और पांडुलिपियों की रचना हमने पढ़ा पिछले पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे इस पांडुलिपियों में रंगीन चित्र लगाए जाते थे उनके बारे में, अकबरनामा और बादशाहनामा जैसे 2 इतिवृत्त हुए हैं इनके बारे में, आदर्श राज्य कैसे लिए कहा गया है, एक दिव्य प्रकाश क्या है, और सुलह कुल जो ये अकबर की एक नीति थी उसके बारे में, और सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। मैंने कहा रंगीन चित्र, द पेंटेड इमेज। एक मुगल किताबखाना का दृश्य दिखाया गया है, इंपीरियल किताबखाना। ये इससे पिछले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था, किताबखाना में किताब तैयार करने के लिए कितने लोग होते थे। ये लिपि घर होता था, लिपि घर जहाँ पर तैयार की जाती थी बुक्स। मैंने कहा स्क्राइब होते थे, राइटर यानी कि लेखक जो कि बहुत अच्छा लेख लिखते थे, सुलेखक। मैंने कहा जिल्द चढ़ाने वाले, बुक बाइंडर। मैंने कहा कागज़ का निर्माण करने वाले, मैंने कहा चित्र बनाने वाले। तो सभी लोग मिलकर के एक किताब का निर्माण करते थे। पांडुलिपि, पांडुलिपि मैंने कहा हैंड रिटन होती थी, हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। हमने पढ़ा था कि पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल होते थे। मैंने कहा सभी वर्ग जुड़ा हुआ था जिनमें से एक चित्रकार भी था। कहता है जब किसी घटना को दिखाना होता था तो सुलेखक क्या करता था, उसके आसपास जगह छोड़ देता था। ठीक है, कहता है चित्र पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाती है। ओके, साथ ही राजा और राजा की शक्ति के बारे में जो बातें लिखित माध्यम से नहीं कही जा सकती वो भी चित्र के माध्यम से बताई जा सकती है। जो बात हम लिख कर नहीं बता सकते वो चित्र के माध्यम से हम बता सकते हैं। कहता है द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब्ड पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। जो अबुल फजल है दरबारी, वो कहता है, इतिहासकार, वो कहता है पेंटिंग को एक जादुई कला के रूप में। इन हिज व्यू, उनकी नज़र में, दिस आर्ट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इंटीमेट ऑब्जेक्ट एज लिविंग। सजीव के रूप में हम कला से किसी वस्तु को पेश कर सकते हैं। कहता है द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स पोर्ट्रेइंग द एम्परर, हिज कोर्ट एंड द पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट वाज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट टेंशन बिटवीन रूलर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, द उल्मा। कहता है बादशाह और दरबार का जो चित्रण है, इसको लेकर बादशाह और बादशाह का जो दरबार है, इसकी जो पेंटिंग बनाई जाती है, इसके जो चित्र बनाए जाते हैं, इसको लेकर एक तरफ तो शासक वर्ग और दूसरी तरफ जो मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग है यानी कि उल्मा। तो एक शासक और जो उल्मा, इनके बीच तनाव की स्थिति हो जाती है। किसको लेकर? बादशाह और दरबार के चित्र को लेकर के। ठीक है, उल्मा साहब जो है वो कहते हैं, कुरान और हदीस के आधार पर कहते हैं, इनके बिहाफ पे वो कहते हैं कि
इस्लामी प्रतिबंध बताते हैं कि मानव रूपों का चित्रण इस्लामी प्रतिबंधित है। इस्लाम में प्रतिबंध है, मानव के रूपों का चित्रण नहीं कर सकते आप। तो इसके बिहाफ पे उलेमा वर्ग चित्रण के लिए मना करते हैं, पेंटिंग्स के लिए मना करते हैं। और बादशाह, मैंने कहा, पेंटर्स को संरक्षण दे रहे हैं। तो इनके बीच क्या हो रही है? तनाव की स्थिति। कहते हैं उलमा वर्ग को लगता था कि ऐसा करके जो कलाकार है वो रचना की शक्ति को अपने हाथ में ले रहा है। पावर ऑफ कंपोजिशन, क्रिएशन कहते हैं खुदा का काम है। उलमा वर्ग कहता है रचना करने का काम है खुदा का। आप खुदा का काम अपने हाथ में ले रहे हो रचना करके, आपको रचना करने का अधिकार नहीं है। रचना करने का काम है सिर्फ खुदा को। कहते हैं दिस वॉज अ फंक्शन डेट वॉज बिलीव टू बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू गॉड। ईश्वर का, एकमात्र ईश्वर का ही काम है रचना करने का। ओके, तो खुदा का काम है रचना करने का। कहता है पर टाइम के साथ साथ जो शरिया है इसकी व्याख्याओं में भी बदलाव आया। जैसे जैसे टाइम बीता, शरिया की जो व्याख्याएं हैं इसमें चेंजेस आए। समाज में अलग अलग ग्रुप्स उभर के आए जो इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग रूप से व्याख्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और कहता है प्रत्येक समूह ने ऐसी व्याख्या पेश की, जो सभी समूह हैं वो लगभग ऐसी व्याख्या कर रहे हैं जो राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। जिनकी राजनीतिक आवश्यकताएं होती थी वही सबसे ज़्यादा मेल खाती थी, कहता है। ठीक है, उल्मा क्या है, शरिया क्या है, ये हमने पार्ट 6 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। आपको याद होगा चैप्टर 6 इस्लामी ताने बाने, इस्लाम के बारे में हमने उसमें जाना था। तो वहाँ मैंने उल्मा और शरिया के बारे में बताया था। जिसे उल्मा और शरिया याद नहीं हो वो प्लीज़ एक बार चैप्टर 6 को देखें और उसका पार्ट 2 में देखोगे तो उल्मा और शरिया आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा, कहता है ईरान के सफ़ावी राजाओं ने, ईरान के सफ़ावी राजा जो थे उन्होंने दरबार में कार्यशालाएं बनाई, वर्कशॉप बनाई, जो कि उत्कृष्ट कलाकारों को, टैलेंटेड जो वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, जहाँ टैलेंटेड हमारे क्या मिल रहे हैं, आर्टिस्ट, ओके, उनको ट्रेंड किया जा रहा है दरबार में। कहता है, एक एग्जांपल देता है बेहजाद। ठीक है, बेहजाद जैसे चित्रकारों से जो सफ़ावी दरबार है इसकी जो सांस्कृतिक प्रसिद्धि है चारों ओर फैल रही है। कहता है मुगल कालीन भारत में ईरान से भी कलाकार आए। मुगल काल में जो कलाकार हैं ईरान से भी भारत आए थे। इनमें दो नाम ये आपके सामने दे रहा है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। कहता है सम्राट हुमायूं के साथ ही दिल्ली आए थे। मैंने कहा था हुमायूं, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था तो शेरशाह सूरी फारस चला गया था। तो उस फारस से जब सम्राट वहाँ से वापस आए, फारस ईरान को ही कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक है, पर्शियन वहाँ की लैंग्वेज हो गई। तो कहता है जब फारस से वापस आए तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दो जो है सम्राट के साथ ही कलाकार भारत आते हैं। अब मैंने कहा दो एपिक यानी दो आपके इसमें क्रॉनिकल्स यानी दो इतिवृत्त, अकबरनामा और बादशाहनामा, इसके बारे में डिटेल से आपको बताया गया है। देखते हैं अकबरनामा। कहता है महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहास में सबसे ज़्यादा अकबरनामा और बादशाहनामा है। इनके अंदर चित्रित मुगल इतिहास मतलब इसमें पेंटिंग्स को प्रॉपर जगह दी गई है। तो अकबरनामा यानी अकबर के बारे में जानकारी है, बादशाहनामा यानी बादशाह के बारे में। बादशाहनामा कहता है द क्रॉनिकल्स ऑफ किंग्स, राजा का इतिहास, और बादशाहनामे में राजा शाहजहां की कहानी है। ठीक है, कौन सा बादशाह? शाहजहां। कहता है प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे या दोहरे पन्नों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य, इन सब के चित्रण हैं। ओके, कम से कम 150 पन्ने, एवरेज 150 पन्ने कह रहा है। अकबरनामा, हम इसके बारे में देखते हैं पहले। अकबरनामा जिसके राइटर है अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा अकबर के बारे में इसमें दिखाया हुआ है, सम्राट अकबर। कहता है अबुल फजल जो है इनका लालन पोषण कहाँ हुआ? मुगल राजधानी आगरा में। आगरा जो उस समय मुगलों की राजधानी थी, वहीं पर लालन पोषण हुआ अबुल फजल का। ये बड़े विद्वान थे, किसमें? अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद, इनका एक्सपर्ट थे। ठीक है, कहता है एक प्रभावशाली विवादी और स्वतंत्र चिंतक। विवादी जो डिबेट करते हैं, जिनमें विवाद की क्षमता, जिनमें नॉलेज है, तर्क है। ठीक है, स्वतंत्र चिंतक जो मैंने कहा इंडिपेंडेंट थिंकर, स्वतंत्र जिनकी सोच है। ओके, जो कि दूसरे की सोच जिसने कह दिया हमने उसको मान लिया, ऐसा नहीं, हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। तो स्वतंत्र चिंतक थे। कहते जिसने लगातार, ये जो है लगातार जो दकियानुसी विचार है उलमाओं के, इनका विरोध करते हैं कि नहीं ये बात हम सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि आपने कही, नहीं, हम इसको फैक्ट्स पे देखते हैं। लॉजिक्स बताइए आप, लॉजिक्स पे बात करते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकर उनको कहा जाता है जो लॉजिक्स जिनके पास होते हैं। कहता है अकबरनामा में, और अकबर ने इन्हीं गुणों से, मैंने कहा स्वतंत्र विचारक हैं, ओके, मैंने कहा विवादी लेखक हैं, ओके, तो कहता है अकबर ने इनके इन गुणों से प्रभावित होकर इन्हें अपना सलाहकार, एडवाइजर
और अपनी नीतियों का प्रवक्ता, मैंने कहा स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज, अपनी जो पॉलिसीज है उनके लिए प्रवक्ता बनाया और अपना एडवाइजर बनाया। बादशाह का जो एक मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराना। रूढ़िवादियों के नियंत्रण से राज्य को मुक्त कराना राजा का मुख्य उद्देश्य था। रूढ़िवादी मैंने कहा जो एक ढर्रे पे चलते हैं, जो चले आ रहे हैं, जो नए विचारों का स्वागत नहीं करते हैं। ठीक है, कहता है 1589 में अबुल फजल ने अकबरनामा पे काम शुरू किया और 13 वर्ष लगे, उन्होंने 13 वर्ष तक इस पे काम किया और मैंने कहा इस पे लगातार कई सारे संशोधन उन्होंने करते रहे। अकबरनामा को 3 जिल्दों में बांटा गया। कितनी जिल्द हैं? 3 इसके वॉल्यूम कह सकते हो, जिल्द कह सकते हो, ठीक है ना। 3 बुक्स। कहता है पहले 2 में क्या है? इतिहास, और तीसरी जिल्द है उसमें आईने अकबरी, अकबर के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो कहता है पहले 2 में इतिहास है और तीसरी बुक में क्या है? आईने अकबरी, अकबरनामा। मैंने कहा 3 जिल्द, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी इतिहास की 3 पुस्तकें हैं, है ना, 3 पुस्तकें। तो इसी तरह मैंने कहा 3 पार्ट में बांट रखा है अकबरनामा को, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक। फर्स्ट बुक में क्या है? मैंने कहा पहली 2 में इतिहास है। जो पहली में कहाँ से इतिहास है? कहता है आदम से लेकर अकबर के शुरू के 30 वर्षों का कार्यकाल। आदम, कौन आदम? जानते हैं आप? बाबा आदम। आदम और हव्वा, आपने कहानी सुनी होगी। इस्लाम में आदम और हव्वा कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में मैंने कहा एडम और ईव कहा जाता है, और हिंदू मेथोडोलॉजी में मैंने कहा मन्नु और मानवी कहा जाता है, यानी कि पहले मनुष्य जो थे। ठीक है, हम सब मन्नु की संतान है, कहा कहते हैं ना। तो वैसे ही आदम और हव्वा, और मैंने कहा इसकी जो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं एडम और ईव। तो आदम जो है कि पहला मनुष्य जो था, और उससे लेकर अकबर के शुरू के 30 साल का कार्यकाल, ये सारा इतिहास पहली बुक में है। ओके, और कहता है 46वें वर्ष तक का, मतलब 30 के आगे 46वें वर्ष यानी 16 साल का इतिहास किसमें है? दूसरी बुक में, 1601 पे। यहाँ पे ये बुक खत्म हो जाती है क्योंकि इसके बाद मैंने कहा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो मैंने कहा पहले 30 साल इसमें है, अगले 16 साल इसमें है। 46 साल अकबर के शासन का वर्णन इसमें होता है। अकबर का कुल कार्यकाल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कितने साल का था? 49। अकबर का कुल कार्यकाल था 49 साल। सबसे लंबे समय तक राज करने वाला मुगल बादशाह अकबर ही था। औरंगजेब ने भी 49 किया था, पर मैंने कहा उनका कार्यकाल अकबर के कार्यकाल से कुछ महीने कम था। ठीक है, तो अकबर कब राजा बने थे? 1556 में। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और 14 साल की अवस्था में ही वो राजा बन गए थे। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पहला युद्ध मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, ओके, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश शुरू हुआ था। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। ओके, अकबर की तरफ से बैरम खान के संरक्षक थे, तो बैरम खान ने राव हेमू को हराया था और अकबर राजा बने थे दूसरे युद्ध के बाद। ठीक है, तो मैंने कहा 1601 में ये खत्म हो गया। अकबर का कार्यकाल 1605 तक का था। ओके, चले आगे। कहता है दूसरी जिल्द में, और तीसरी जिल्द में कहता है क्या है? आईने अकबरी। आईने अकबरी में बताया है कि मुगल साम्राज्य में जो है अलग अलग धर्मों के लोग, जैन हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, जोथरुष्ट हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, मिश्रित संस्कृति है, ये सब पेश किया गया है तीसरी वाली बुक में। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक में कहता है कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एडम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, यानी 30 ईयर्स क्लोज इन द 46 रीजनल ईयर। किसका? मैंने कहा सेकंड बुक में। और थर्ड बुक में कहता है आईने अकबरी प्रेजेंट द मुगल एम्पायर एज अ किंगडम विद डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदूज, जैनाज, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स एंड अ कंपोजिट कल्चर। अकबरनामा में फिर मैंने भी बताया आपको अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने राजकुमार सलीम के षड्यंत्र के अनुसार करी, यानी राजकुमार सलीम ने हत्या करवाई वीर सिंह बुंदेला से। ये दोनों साथी थे, तो इन्होंने इनकी हत्या कर। तो राजकुमार सलीम जो कि अकबर का पुत्र था, ये बागी राजकुमार जिसने बगावत कर दी थी अकबर के खिलाफ। सलीम ही बाद में जहांगीर बना था। ठीक है ना, तो कहता है सलीम ने वीर सिंह बुंदेला जो है उसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। ओके, तो मैंने कहा बागी राजकुमार सलीम, बाद में इसको अकबर ने माफ़ कर दिया था, बाद में ये दोबारा राजा बन गया था। बाद में राजा बना था जहांगीर, वही उसका नाम ही था बचपन का सलीम। अकबर बचपन में इसको और प्यार से बोलते थे शेखू बाबा। तो जहांगीर का असली नाम पूछता है, हम कहेंगे सलीम। ओके, अकबर बचपन में प्यार से इसको पुकारता था शेखू बाबा के नाम से। तो मैंने कहा
वीर सिंह बुंदेला ने हत्या करी अबुल फजल की। अकबरनामा में कहता है राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं वर्णित है, तिथियों के साथ, समय के साथ होने वाली भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अकबरनामा। अबुल फजल की जो भाषा है बहुत ही अलंकृत थी, कहता है लय, कथन शैली, इन सबको बहुत ही महत्व दिया गया है। कहता है इस भारत फारस शैली को दरबार में संरक्षण मिला। कौन सी शैली? भारत फारस शैली, यानी भारत और फारस, इंडो और पर्शियन स्टाइल। ओके, इसको संरक्षण मिला दरबार में। दूसरी किताब है बादशाहनामा। बादशाहनामा जिसके ऑथर हैं कहता है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ये अबुल फजल के ही शिष्य थे। ठीक है, बादशाहनामा मैंने कहा बादशाह का इतिहास इसमें है। कौन से बादशाह? कहता है शाहजहां। इनकी योग्यता, किसकी योग्यता? अब्दुल हमीद लाहौरी। इनकी योग्यताओं के बारे में सुना शाहजहां ने और कहा जैसे कि अकबरनामा लिखा है आपके गुरुजी ने, ऐसे ही आप हमारे लिए बादशाहनामा लिखिए। तो इनको नियुक्त किया। कहते हैं बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है, जैसे कि मैंने कहा अकबरनामा है। शाहजहां का चित्र देख सकते हैं मुमताज के साथ। शाहजहां और मुमताज, आप जानते हैं दोनों की ही कब्र कहाँ है? ताजमहल के अंदर। ओके, तो मुमताज जिनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, इन्हीं के लिए मकबरा बनवाया था इन्होंने ताजमहल, और बाद में अपनी भी उसके अंदर कब्र वही बनाई। दोनों की कब्र साथ में है। ठीक है, तो बादशाहनामा कहता है इसमें भी 3 जिल्दें हैं। कितनी जिल्दें हैं बादशाहनामा में? 3, जैसे कि अकबरनामा में थी। जिल्द दफ्तर या मैंने कहा वॉल्यूम्स या बुक्स, कुछ भी कह लो वही बात है। और कहता है जो प्रत्येक जिल्द है 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। इसमें 3 जिल्दें हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा अकबरनामा में है। कहता है और प्रत्येक जिल्द जो है 10 चंद्रवर्षों का ब्यौरा देती है। चंद्रवर्ष, ल्यूनर ईयर्स, क्या होता है चंद्रवर्ष? मैं आपको समझा दूं एक बार। कहता है चंद्रवर्ष चंद्र घूर्णन पर आधारित है, जो चांद की कलाएं हैं उस पर आधारित है। जैसे हमारा सौरवर्ष, आपने देखा है हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये सूरज पर बेस्ड है। जनवरी, फरवरी, इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो ये हमारा सूरज पे बेस्ड है, सूरज की परिक्रमा पर। तो मैंने कहा वैसे ही कुछ जो कैलेंडर है वो चंद्र पे आधारित होते हैं, चंद्रमा की कलाओं पर। जैसे आप देखते हो आपके हिंदी कैलेंडर जो हैं, आपके त्यौहार कैसे आते हैं, हिंदी फेस्टिवल कैसे आते हैं? मैंने कहा दिवाली, अमावस्या, करवा चौथ, चांद की कलाओं पर सब बेस्ड है। ठीक है ना? तो होली, दिवाली, हमारे जितने फेस्टिवल हैं ये चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही आप हिजरी संवत के देख सकते हो, ईद चांद के ऊपर बेस्ड है। तो ये चंद्र मैंने कहा वर्ष हो गए। तो कहता है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिन का डिफरेंस है। चंद्र वर्ष में 11 दिन कम होते हैं। अब आप देखें 11 दिन कम है तो 3 साल में पूरा 1 महीना जोड़ दिया जाता है, इसे अधिमास कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा हम हर साल श्राद्धों के बाद अगले दिन से नवरात्रे शुरू होते थे, पर इस साल श्राद्ध के बाद 1 महीने का बीच में गैप आ गया और नवरात्रे उसके बाद शुरू होंगे। तो ये 1 महीने का गैप क्यों आया? ये अधिमास आ गया इस बार। तो मैंने कहा हर 3 साल में एक अधिमास ला करके इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, इस बार अधिमास श्राद्ध और नवरात्रों के बीच में फिट किया गया है। तो ये कहता है चंद्रवर्ष। तो कह रहा है 3 जिल्द है और हर जिल्द में 10 चंद्रवर्षों का ब्यौरा दिया जाता है। और लाहौरी जो हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने बादशाहनामा की रचना करी, वो बादशाह के शासन यानी 1627 से 1647 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर उन्होंने लिखा। ठीक है, इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर जो हैं सादुल्ला खां, उन्होंने सुधार किया। ओके, सादुल्ला खां जो शाहजहां के वजीर है वो इसमें बाद में कुछ सुधार कर रहे हैं। कहता है बुढ़ापे की वजह से जो लाहौरी साहब है वो तीसरे दशक के बारे में नहीं लिख पाए। पहले 2 दशक तो उन्होंने लिखे, तीसरे के बारे में नहीं लिख पाए बुढ़ापे की वजह से। और इसको बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। इतिहासकार वारिस, तो वारिस का नाम बादशाहनामा कही जाता है। तो बादशाहनामा वही है। तो बादशाहनामा मैंने कहा वारिस ने जब उसे पूरा किया 3रा जिल्द को। ओके, हाँ जी। कहता है स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, अंग्रेज प्रशासकों द्वारा भारतीय इतिहास का अध्ययन। अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को समझने के लिए, अपने साम्राज्य मतलब भारत उन्हीं का साम्राज्य था। उस समय हमारे पे कौन राज कर रहे थे? ब्रिटिश। कहता है इसको समझने के लिए भारतीय इतिहास का गूढ़ अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एक बनाई गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसने क्या किया? भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा लिया। जितनी भी भारतीय पांडुलिपियां उनका संपादन करना और उनका ट्रांसलेट करना, ये काम दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना 1784 में किसने की? सर विलियम जोन्स ने। और क्यों की? तो मैंने कहा जो भारतीय पांडुलिपियां हैं उनका ट्रांसलेट करना। ठीक है,
कहता है वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में, क्या नाम, हेनरी बेवरेज, हेनरी बेवरेज ने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ओके, बादशाहनामा के तो कुछ ही अंशों का अनुवाद हो पाया, आज तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगला टॉपिक है हमारा आदर्श राज्य, द आइडियल किंग। इसमें बात करता है ए डिवाइन लाइट, एक दैवीय प्रकाश। तो क्या कहता है, दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए ये दिखाया कि जो मुगल राजाएं हैं इन्हें सीधे ईश्वर से शक्ति मिली है। किसे, मुगल राजाओं को, किससे, सीधे ईश्वर से इनको शक्ति मिली हुई है। ईश्वर ने इनको कहा है कि आप धरती पे जाओ और राज करो। इस तरह लोगों के आगे पेश किया जाता है मुगल राजाओं को, ताकि वो शासन ढंग से कर पाए। तो कहता है इसमें एक दंत कथा है जो वर्णन कर रही है। कहता है एक मंगोल रानी, मंगोल की जो एक रानी है अलान कुआं। ओके, मैंने कहा ये मंगोल थे, हाँ जी। कहता मंगोल रानी अलान कुआं जो अपने शिविर में आराम कर रही है, तभी सूरज की एक किरण पड़ती है और वो गर्भवती हो जाती है। ये एक दंत कथा के अनुसार कि जो मंगोल रानी अलान कुआं है वो अपने शिविर में रेस्ट कर रही है और वहीं पर सूरज की एक किरण पड़ी और उसके बाद वो गर्भवती हो गई। ठीक है, तो इस कथा की बात करते हैं। तो कहता है इसके द्वारा जो जन्म लेने वाली संतान है उस पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। तो जो संतान आई उसके अंदर एक तेज था, एक दैवीय प्रकाश था, और यही प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट हो रहा है अगली पीढ़ी पे। तो मुगलों को अंदर ये दैवीय प्रकाश है, ये बात पेश करी थी। ठीक है, कहता है इस बात को सबसे ज़्यादा जो जोर शोर से रखा था अबुल फजल ने रखा था। ओके, और ये जो विचार है सबसे पहले ईरानी सूफी जो थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, उन्होंने प्रस्तुत किया था इस विचार को कि इस तरह अलान कुआं को, मैंने कहा, सूर्य की किरणों के द्वारा गर्भवती हुई और ये दिव्य प्रकाश इनके अंदर है, और ये सारे मुगल जो हैं दिव्य प्रकाश लिए हुए हैं। ठीक है, प्रकाश के विचार का संप्रेषण देखिए, आपकी एक और चीज बताई गई किताब में। कहता है सोहरावर्दी दर्शन के जो मूल है, सोहरावर्दी मैंने भी आपको नाम बताया था, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो ईरानी सूफी है, जिन्होंने विचार सबसे पहले रखा था। कौन सा वाला, मैंने कहा जो अलान कुआं का, मैंने कहा गर्भवती हुई थी सूर्य की किरणों से। तो कहता है सोहरावर्दी दर्शन के जो मूल है इसमें प्लेटो का रिपब्लिक है। रिपब्लिक एक बुक है जिसे लिखी है प्लेटो ने, यूनान के जो प्लेटो थे। ओके, पहले वाले वीडियो मैंने बताया था आपको स्पास, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य मैंने कहा था सिकंदर। ओके, तो जो सोहरावर्दी दर्शन है ये कहाँ से है, कहता है प्लेटो का रिपब्लिक जो है वहीं पर इसका भी वर्णन है, ये वहीं से लिया गया विचार लगता है। प्लेटो का रिपब्लिक में भी सेम विचार है। कहता है जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, प्लेटो की रिपब्लिक में भी ईश्वर को सूर्य का प्रतीक बताया गया है। सोहरावर्दी की रचनाओं में इस्लामी दुनिया को व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। जो सोहरावर्दी हैं इनकी रचनाएं सारी इस्लामी दुनिया में पढ़ी जाती थी, इनके विचारों को माना जाता था। ठीक है, और ऐसे ही एक नाम है शेख मुबारक, इन्होंने भी इन विचारों को अच्छे से पढ़ा था। कहता है और शेख मुबारक के ही जो पुत्र थे फैजी और अबुल फजल, इन्होंने, शेख मुबारक ने अपने पुत्रों को ये जो बातें हैं वहीं से बताई थी। ये ज्ञान इनको अपने पिता से मिला था, पिता ने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया था। तो शेख मुबारक का बड़ा पुत्र था फैजी, फैजी भी अकबर के दरबार में नवरत्न था। आपने पढ़े होंगे, पिछले पार्ट में मैंने आपको नवरत्न बताए थे। तो अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, और ये दोनों ही मैंने कहा शेख मुबारक के पुत्र थे। तो अबुल फजल और फैजी के पिता का नाम शेख मुबारक। ओके, शाबाश। आगे कहते हैं, ये देखिए, कहता है अबुल हसन द्वारा बनाए गए इस चित्र में, आपको ये एक चित्र दिखाई दे रहा है, अबुल हसन, ध्यान दें ये नाम अबुल हसन है, अबुल फजल नहीं है। ठीक है, अबुल फजल मैंने कहा अकबरनामा का राइटर, ये क्या है, अबुल हसन। हाँ जी, अबुल हसन जो राइटर हैं, कहता है सॉरी पेंटर है, इन्होंने चित्र बनाया है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, जहांगीर। तो जहांगीर ने हाथ में अपने पिता का चित्र पकड़ा हुआ, यानी अकबर का। आप देखें अकबर की ड्रेस वाइट कलर की दिखाई हुई है। वाइट कलर सूफियों के रंग को दर्शाता है, यानी पिताजी को सूफी यानी अध्यात्म से जोड़ दिया, देवीय रूप बताया हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए आगे। तो यही बात मैंने आपको समझानी थी। अब है टॉपिक सुलह कुल। सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत। सुलह कुल अकबर की एक नीति थी, जिसका सुलह कुल का जो शब्द का मीनिंग होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण शांति, एब्सोल्यूट पीस। ठीक है, कहता है सुलह कुल जो मुगल साम्राज्य है, इसमें मैंने कहा हिंदू, जैन, पारसी, मुस्लिम, जरथुस्ट्र सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, और बादशाह जो है इन सभी से ऊपर है, सभी धार्मिक समूह से। वो केवल मुसलमानों का राजा नहीं है, वो केवल पारसियों या हिंदुओं का राजा नहीं है, वो सभी का राजा है, सभी धार्मिक समूहों से ऊपर होता है। और बादशाह क्या करता है, इन सबके बीच मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता कराता है, और बादशाह का काम है सुनिश्चित करता है कि न्याय और शांति बनी रहे।
सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। सभी को आज़ादी थी कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं, पर शर्त थी कि आप इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको मिली है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप राज्य सत्ता को नुकसान पहुंचाइए, आपस में लड़े। तो एक शर्त थी कि राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में लड़ेंगे नहीं। तो आप अपने, मैंने कहा, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सुलह कुल में कहता है, सुलह कुल का जो आदर्श है राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया। राज्य की नीतियां इस तरह बनाई गई कि इस तरह सुलह कुल यानी पूर्ण शांति राज्य में फैलाई जा सके। और जो मुगल कहता है, मुगलों के अधीन जो अभिजात वर्ग है, अभिजात यानी कुलीन जो उच्च वर्ग है, तो ये कहता है मिश्रित किस्म का था। ओके, मिश्रित किस्म का मीन्स इसमें ईरानी भी है, तुरानी भी है, अफगानी भी है, राजपूत भी हैं, दक्कनी भी हैं। तो ये सभी लोग इसमें शामिल थे। कहता है इन सभी को दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित था। इनको जो पद और पुरस्कार दिया जा रहा है, इनकी सर्विस और इनकी लॉयल्टी, इसके बिहाफ पे इनको पद और पुरस्कार दिया जा रहा है। सुलह कुल, मैंने कहा, पूर्ण शांति, न्याय, आपस में सबका भाईचारा, यह है सुलह कुल का मकसद। और इसी के लिए अकबर ने 1563 में 1563 में जो टैक्स ऑन पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा कर, इसे समाप्त किया। ओके, और जजिया कर यानी 1564 में जजिया कर और 1563 में तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त करे। क्यों करे? क्योंकि ये दोनों ही कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे, बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जजिया कर मैंने कहा गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, तीर्थ यात्रा कर भी गैर मुस्लिमों से उनकी तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स लगाया जाता था। इन दोनों को अकबर ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अकबर चाहते थे, मैंने कहा, शांति, समाज में एक समानता, भाईचारा, प्यार। ठीक है, तो कहता है अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियमों का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो इन नीतियों को फॉलो करवाए, पालन करवाए। ओके, लास्ट टॉपिक है इसका, सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, जस्ट सॉवर्निटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कहता है अबुल फजल डिफाइंड सॉवर्निटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सॉवर्निटी है, इसे जो है परिभाषित किया किस रूप में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध के रूप में। क्या है न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता? कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। बादशाह का काम है जो अपनी प्रजा है उसके इन 4 सत्वों की रक्षा करे। कौन से 4 सत्व? जान माल, ठीक है, जीवन धन, लाइफ मनी, नामस यानी सम्मान, ऑनर, ऑनर का सम्मान, अपनी जनता के, अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा करना राजा का काम है। कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, दीन, ठीक है, और इसके बदले में वह क्या चाहता है? आज्ञा पालन और संसाधनों के में हिस्से की मांग करता है कि वो उसके आज्ञा पालन करे, संसाधनों में हिस्से, ठीक है, इसकी मांग करता है राजा। देखिए एक चित्र बनाया हुआ है अब्बुल हसन का। अब्बुल हसन ने इस चित्र में क्या दिखाया आपको? जहांगीर को दिखाया हुआ है। ठीक है, जहांगीर किसके ऊपर चित्र, देखो पढ़ो आप क्या कहता है। अब्बुल हसन नामक एक कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हुए, एक चित्र दरिद्रता का बनाया हुआ है, इसे एक मानव रूप में पेश किया गया है। और दरिद्रता को कौन तीर से मार रहा है? जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर दरिद्रता को समाप्त कर रहा है, वो खत्म कर रहा है कि दरिद्रता हमने मिटानी है, गरीबी हमने मिटानी है। ओके, तो कहता है ये कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, बस उसका एक लक्षण आपको एक प्रतीक के रूप में दिखाया हुआ है। और न्याय की जंजीर, ये देखिए न्याय की जंजीर, ये स्वर्ग से जंजीर, न्याय की जंजीर आती हुई कहता है। ठीक है, न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया है। ये न्याय की जंजीर के लिए जो जहांगीर है उनका काल बड़ा फेमस रहा है। जहांगीर न्यायप्रिय राजा, वो चाहते थे कि आधी रात को भी अगर कोई फरियादी उनके पास आता है तो उसे न्याय मिले। तो इसके लिए उन्होंने एक सोने की जंजीर अपने महल में बंधवाई थी, जिससे कि आधी रात को भी कोई अगर उसको फरियादी बजाएगा तो राजा न्याय करने के लिए जरूर आएगा। तो क्या कहता है, ये 30 गज लंबी थी सोने की जो बनाई, ये कहता है जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था, 30 गज लंबी थी और इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी, शुद्ध सोने की ये बनाई हुई थी न्याय की जंजीर जहांगीर ने। ओके, चलें आगे। अच्छा, एक और चीज़ में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कहता है शेर और बकरी, बकरी या गाय, कहता है कोई भी जीव है ये तो साथ में बैठे हुए, प्रेम से बैठे हुए हैं, यानी कि भाईचारा। यही यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग बड़े ही प्यार से रह सकते हैं, सभी का सम्मान होगा, सभी को न्याय मिलेगा, दरिद्रता को ख़त्म किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय प्रभुसत्ता की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने सभी साथियों को फॉरवर्ड करना ना भूलें, जिससे वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार बच्चों, बाय बाय।